डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के लिए ये रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। हम लोगों ने इसको सेंटर ऑफ मास फॉर एक्स 1/m एक्स dm इस फॉर्म में लिखा था। y सेंटर ऑफ मास 1/m y dm और z सेंटर ऑफ मास 1/m z dm। और यहां पे हम लोगों ने dm जो एलिमेंट्री मास है इसको हम लोगों ने लिखा था टोटल मास बाय टोटल लेंथ या टोटल एरिया या टोटल वॉल्यूम इनटू एलिमेंट्री लेंथ या एलिमेंट्री एरिया या एलिमेंट्री वॉल्यूम। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। सपोज हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है। अब इसका टोटल मास सपोज m है और टोटल लेंथ l है। इसमें एक एलिमेंट्री पोर्शन हम कंसिडर कर ले और इसका एलिमेंट्री मास फाइंड करना है, तो इसको हम एक एलिमेंट्री लेंथ dx से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एलिमेंट्री मास हमें निकालना है। तो एलिमेंट्री मास जब हम निकालेंगे तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। इसी तरह से सपोज एक डिस्क है और ये डिस्क का एलिमेंट्री मास हमें फाइंड करना है। इसके अंदर हम सबसे पहले एक एलिमेंट्री पोर्शन रिंग का कंसिडर कर लेंगे। अब इसका थिकनेस सपोज dx और इसका रेडियस x हो जाए और इस डिस्क का रेडियस कैपिटल R है। तो ये dm यदि फाइंड करेंगे तो टोटल मास बाय टोटल एरिया हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर इनटू ये जो रिंग हमने अलग से ड्रॉ किया है इसका सरकमफ्रेंस 2πx इंटू थिकनेस, ये एलिमेंट्री एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज एक सॉलिड स्फीयर है। अब ये सॉलिड स्फीयर का ये पोर्शन ऑलरेडी मटेरियल इसके अंदर और हमें इसका एलिमेंट्री पोर्शन फाइंड करना है। तो यहां इसके अंदर एक एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर कंसिडर कर लेंगे। अब इस एलिमेंट्री हॉलो स्फीयर को अलग से हम ड्रॉ करें और इसका हम एक रेडियस ले लें। सपोज इसका रेडियस x और इसका थिकनेस dx। इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया हो जाएगा वॉल्यूम के फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग इसको एलिमेंट्री वॉल्यूम लिखेंगे। तो एलिमेंट्री वॉल्यूम dv से रिप्रेजेंट किया तो एलिमेंट्री एरिया इनटू थिकनेस। तो dv इज इक्वल टू एलिमेंट्री एरिया 4πx² इनटू थिकनेस dx। तो dv हमें मिल गया और इससे हम यदि वॉल्यूम इस स्फीयर का ये एलिमेंट्री मास हम निकालना चाहें तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया 4/3π और इसका रेडियस सपोज कैपिटल R, तो 4/3πr³ इंटू एलिमेंट्री वॉल्यूम 4πx² इंटू dx। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री मास को पहले फाइंड करेंगे और उसी बेसिस पे हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन है जैसे एरिया जनरेट हो रहा है। सपोज एक डिस्क है और ये डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क ओवरलैप कर जाए और उसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये दूसरा डिस्क इसके ऊपर ओवरलैप कर गया और दोनों के पेरिफेरी टच कर गए, तो कैसे हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो हम लोगों के लिए यहां पे
सरफेस का पहला सेंटर C1 और दूसरे वाले का सेंटर C2 एज्यूम कर लेंगे। अब यहां पहले वाले का सेंटर C1 है, ये दूसरे वाले का जो छोटा सा है उसका सेंटर C2 मान लेंगे। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। पहले वाले का जो सेंटर है इसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर करके इसके कोऑर्डिनेट को 0 0 लेंगे। अब ये सपोज पहला वाला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसका रेडियस सपोज 2r और ये दूसरे वाले का रेडियस r है, तो C2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा r0। तो ऑब्वियसली हमें ये मिल जाएगा x1, ये y1, ये हमें मिलेगा x2, y2। तो x सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, दोनों को ओवरलैप कराया इसलिए A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। अब इसी में यदि हम पोर्शन को रिमूव कर दें, रिमूव करने का मतलब जैसे एक ऑलरेडी डिस्क है और इस डिस्क में से एक छोटे से डिस्क को हम रिमूव कर दें और ये इसके पेरिफेरी पर टच कर रहा हो, तो रिमेनिंग पोर्शन ये हमने रिमूव कर दिया है। ये पोर्शन जब रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग पोर्शन मीन्स हमें इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, इस पार्ट का। तो इस कंडीशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे x सेंटर ऑफ मास, ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ में साइन कन्वेंशन माइनस, तो A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। तो इस तरह से हम लोग दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। अब जैसे एक थिन यूनिफॉर्म रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो यहां पर थिन यूनिफॉर्म रॉड है और इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए ये रॉड को हमने ड्रॉ किया, इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ये इनिशियल पोर्शन और ये फाइनल लेंथ L है, इसका टोटल मास M। तो यहां पर एट ए डिस्टेंस सपोज x एक एलिमेंट्री मास कंसिडर कर लेंगे, ये एलिमेंट्री मास हमारा यहां पर dm है और इसके थिकनेस को हम लोग dx से रिप्रेजेंट कर दें, ये हमें एलिमेंट्री मास देगा। तो यहां पर एलिमेंट्री मास का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अब इस एलिमेंट्री मास को हम लोग लिख सकते हैं टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। अभी जस्ट हमने पढ़ा, अब ये रॉड x के अलोंग अलाइन है, तो x सेंटर ऑफ मास 1/m x dm फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इसका लेंथ 0 to L वैरी कर रहा है, तो ये आ गया 1/m x ऑलरेडी रहेगा, dm की जगह पर m/l इंटू dx, इसको इंटीग्रेट 0 to L कर देंगे, m और m कैंसिल हो गया, ये 1/L हो गया, 0 to L x dx। x dx का इंटीग्रेशन L स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास L/2 एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर लाई करेगा। इसका मतलब हम किसी भी थिन यूनिफॉर्म रॉड की बात करें और उसको हम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इसका होल मास इसी के अबाउट लाई करेगा। यदि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई करेगा। तो ये थिन रॉड के लिए इसी तरह से हम सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस पे हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग फॉर्म किया। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो इस पर हम एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर कर लेंगे। ये एलिमेंट्री पोर्शन हमारा है ये पार्ट, ये एंगल सपोज डी थीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल थीटा होगा, ये रेडियस r है, ये हमारा x कंपोनेंट हो जाएगा, ये हमारा y, तो x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा, y का वैल्यू लिख सकते हैं r sin थीटा। अब यहां पर जो d थीटा है, इस
डी थीटा के कोरस्पॉन्डिंग ही हमारा एलिमेंट्री मास है। तो सबसे पहले ये रेडियस हमारा आर है, तो इसका यदि हमें एलिमेंट्री पोर्शन डी एम फाइंड करना है तो टोटल मास बाय टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हो गया पाई आर, और यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट्री पोर्शन के लिए dx, तो ये dx हो जाएगा। अब इस dx का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो dx बाई आर होता है, तो ये m बाई पाई आर, dx का वैल्यू r d थीटा हो गया, इससे r और r कैंसिल हो जाएगा, तो m बाई पाई d थीटा फॉर्म करेगा। अब फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, तो ऑब्वियसली ये अलाइन या इसका मास जो लाई करेगा y के अबाउट, तो ऐसे हम लोग एक्स सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला यूज करके देख लें, तो 1 बाई एम एक्स डी एम हो गया। यहां पे ये फॉर्मूला यूज किया। अब x की जगह पर अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा r cos थीटा, डी एम की जगह पर m बाई पाई डी थीटा, एंगल वेरिएबल है तो ऑब्वियसली ये एंगल यहां से यहां तक ये इंटीग्रेट होगा, तो 0 टू पाई का लिमिट हो जाएगा, 0 टू पाई, m और m कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर ये r बाई पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 टू पाई साइन पाई माइनस साइन 0, ऑब्वियसली ये 0 देगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास x के अबाउट 0 और y सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करेंगे, तो 1 बाई एम वाई डी एम, तो y के लिए हम लोगों ने r साइन थीटा यूज किया, m बाई पाई डी थीटा, इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई, m और m कैंसिल हो गया, r बाई पाई को बाहर लिख दिया, तो 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। अब r बाई पाई है, इसके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं माइनस साइन को रिमूव करने के लिए, तो ये r बाई पाई, ये cos 0 डिग्री माइनस cos पाई, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, cos पाई माइनस 1, तो ऑब्वियसली ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब y के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो ये 2r बाई पाई हो जाएगा, तो x सेंटर ऑफ मास 0 एंड y सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई। तो थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का हम लोगों ने फाइंड किया सेंटर ऑफ मास। अब इसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस 2r। अब इसके ऊपर हमने दूसरा डिस्क इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस r है। तो अभी जस्ट हमने कहा कि जब इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले वाले डिस्क का जो सेंटर है वो C1 होगा और दूसरे वाले डिस्क का सेंटर C2। अब इसका कोऑर्डिनेट C1 का कोऑर्डिनेट 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट R0। पहले वाले का एरिया A1 ये हो जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर, इस वाले का एरिया A2 पाई r स्क्वायर बन जाएगा। तो x सेंटर ऑफ मास हम लोग यूज कर लेंगे, ओवरलैप कराया तो A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो A1 हमारे पास पाई 2r का होल स्क्वायर हो गया, x1 0 है, A2 पाई r स्क्वायर हो गया, x2 का वैल्यू r है, ये हमारा आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट बिकम्स r बाई 5। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास आ गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 2r रेडियस है पहले वाले का और दूसरा रेडियस r को कट करके हमने बाहर निकाल दिया। इसका मतलब यहां पर इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन हमारा ये है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। रिमेनिंग पोर्शन का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इस रिमेनिंग पोर्शन का हमें फाइंड करना है, तो यहां पर प्लस की जगह पर माइनस साइन हो जाएगा, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, यहां माइनस साइन, यहां भी माइनस साइन, यहां माइनस साइन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये -r/3 हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन भी देखा हमने। अब ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहता है कि इसको एक के साथ अटैच कर दिया, तो ऑब्वियसली यहां पर C1 का सेंटर ऑफ मास पहले देख लेंगे, तो ये 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का डिस्टेंस d/2 होगा, ये भी डिस्टेंस d/2, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट d, 0, तो C1 का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0 0, इसका एरिया A1 मिल जाएगा d²। C2 का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे d, 0, इसका एरिया मिल जाएगा पाई d/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कंबाइंड सिस्टम बन गया, इसलिए x सेंटर ऑफ मास A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। अब A1 ऑलरेडी हमारे पास है, d², x1 0, A2 का वैल्यू है पाई d/2 का होल स्क्वायर, और x2 आपको d है, और यहां पर A1 का वैल्यू d², A2 पाई d²/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है r पोजीशन वेक्टर समेशन MI/RI डिवाइडेड बाय समेशन MI, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, होल मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो MR वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, तो समेशन MI/RI। अब समेशन MI/RI जिसको हम लोग हर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में लिखे, जैसे फर्स्ट पार्टिकल का लिखे तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो M1r1 प्लस M2r2 प्लस M3r3 एंड सो ऑन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे भी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन। ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया, तो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के लिए तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम, थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम, इन सबका वेक्टर सम हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज दो पार्टिकल सिस्टम है, एक पार्टिकल जिसका मास m1, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2। ये इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, और ये इसके ऊपर या इंटरनल फोर्स के टर्म में भी देख सकते हैं इसको। तो F1 और F2 दो फोर्स हम लोगों ने लिखा। यहां पर F1 और F2 का वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, तो यहां दोनों इंटरनल फोर्स है तो न्यूमेरिकली इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली F1 इज इक्वल टू मास m1 A1। यहां पर एक्सेलरेशन A1 लिखेंगे इस पार्टिकल का, तो ये F इक्वल है m1 लिख दिया। दूसरा पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो A2 F/m2 इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन आएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पोजीशन वेक्टर्स m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देगा। ये भी डिफरेंशिएट होगा तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें एक्सेलरेशन देगा, तो ये m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी हम लोगों ने फाइंड किया एक्सेलरेशन a1 जिसका वैल्यू है F/m1। सेकेंड पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन माइनस F/m2, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू 0 देगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ
कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मीन्स किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यदि किसी भी पार्टिकल पर किसी तरह का फोर्स नहीं हो, एक्सलेरेशन नहीं हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब इससे रिलेटेड हमारा ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां पे पार्टिकल 1, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 है, 5 पार्टिकल है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको 5 पार्टिकल सिस्टम के फॉर्म में लिख देंगे, m2v2 अप टू m5 v5 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m1 से लेके m5 तक। अब हमें वेलोसिटी v1 फाइंड करना है। तो v1 1.5 है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 माइनस कॉस 37 डिग्री आई कैप माइनस साइन 37 डिग्री जे कैप। v2 फाइंड करेंगे तो लाइज अलोंग y एक्सिस, तो 0.4 जे कैप। v3 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा 1, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस 37 डिग्री आई कैप प्लस साइन 37 डिग्री जे कैप। फोर्थ पार्टिकल के लिए आ जाए तो v4 लाइज अलोंग x एक्सिस, तो 3 आई कैप। 5 के लिए v5, ये वैल्यू आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस 37 डिग्री आई कैप, साइन नेगेटिव माइनस साइन 37 डिग्री जे कैप। इन सारा वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इससे हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कहता है कि 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक का मास 10 kg का है, दूसरे ब्लॉक का मास 20 kg का है। अब ये दोनों ब्लॉक, अब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दे रखा 2 सेंटीमीटर, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ये 2 सेंटीमीटर मूव कर रहा है और ये हमें फाइंड करना है। इस ब्लॉक का मास 10 kg, इस ब्लॉक का मास 20 kg। तो सेंटर ऑफ मास कहता है कि रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ऑब्वियसली जो हम सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे वो 0 इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये 0 हो गया, m1 10 हो गया, x1 2 सेंटीमीटर, m2 का वैल्यू 20 इंटू x फाइंड करना है, टोटल मास 30, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बिकम्स -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक 10 kg का, दूसरा ब्लॉक 30 kg का। अब पहला वाला ब्लॉक कहता है वर्टिकल हाइट 7 सेंटीमीटर वर्टिकली रेज कर रहा है। दूसरा ब्लॉक कितना वर्टिकली रेज कर रहा है ये हमें फाइंड करना है, लेकिन कहता है कि सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें y फाइंड करना है। तो y ऑलरेडी पहले इनिशियल 1 सेंटीमीटर, तो y सेंटर ऑफ मास 1 हो जाएगा, m1 10 और ये शिफ्ट कर रहा है 7 सेंटीमीटर प्लस m2 30 है, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई 40, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इट बिकम्स -1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रेविटी फ्री हॉल है और इस ग्रेविटी फ्री हॉल को ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया कि ग्रेविटी फ्री हॉल, इस ग्रेविटी फ्री हॉल में एक ट्रे है और इस ट्रे में एक क्यूबिकल आइस क्यूब है। अब इस क्यूबिकल आइस क्यूब का सपोज ये दे रखा है लेंथ, हाँ इसका लेंथ दे रखा L है। अब इस ग्रेविटी फ्री हॉल
मीन्स G0। तो कहता है जब आइस मेल्ट करेगा तो कितना हाइट इसका फॉल करेगा। सिंपली हम लोग ऐसे समझे, सपोज ये आइस क्यूब हमने ड्रॉ किया जिसका लेंथ L है। जब ये आइस मेल्ट करेगा तो ऐसे सपोज सरफेस बना लिया। ये तब होगा इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी फ्री, मतलब जहां ग्रेविटी हो। लेकिन जब ग्रेविटी नहीं है तो यहां G0 मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, जिसको अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स एक्स सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इस कंडीशन में इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब जो इनिशियल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का वही होगा। यदि इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली L/2 पर या सेंटर पे लाई कर रहा है वही उसका पोजीशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां पर एक थिन सर्कुलर प्लेट दे रखा है। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो यहां पर थिन सर्कुलर प्लेट है, एक इनर दूसरा आउटर सरफेस है। इसको ड्रॉ किया। अब यहां इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक लेयर कंसिडर कर ले जो सेमी सर्कुलर रिंग की तरह होगा। और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास जस्ट हम लोगों ने पढ़ा भी 2r/π। इसका इंटरनल या इनर रेडियाई R1 दे रखा है, आउटर रेडियाई R2 दे रखा है। तो सबसे पहले इस पोर्शन का डीएम हमें फाइंड करना है। तो डीएम फाइंड करने के लिए, इस एलिमेंट्री पोर्शन का डीएम फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डीएम इज इक्वल टू टोटल मास, और ये थिन सर्कुलर प्लेट के फॉर्म में है तो टोटल मास बाई टोटल एरिया, तो π/2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और इनटू एलिमेंट्री एरिया। तो एलिमेंट्री एरिया इसका हम लोग थिकनेस ले लें x, तो 2πx इंटू dx। अब ये एलिमेंट्री मास हमें मिल गया। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसका सेंटर ऑफ मास y के अलाइन होता है। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m y dm यूज करेंगे। अब यहां पर y सेंटर ऑफ मास टोटल मास कैपिटल M, y ऑलरेडी पढ़ा भी 2r/π है, और dm की जगह पर हम लोगों ने ये वैल्यू लिखा है। तो यहां पर हम लोग इसी फॉर्म में, यदि ये x आपने लिया रेडियस, तो यहां भी इसी फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे इसको। यहां पर 2x/π कर देंगे और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dm का वैल्यू यहां से, ये सारा वैल्यू dm का यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे R1 टू R2। तो फाइनली हमें आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्ट मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 4/3π R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का ये पार्ट कंप्लीट किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।